नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राजनीतिक नजरिए से मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ममता बनर्जी देखिए कैसे हाल बेहाल है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रही हैं। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन फिर लापता हो गए हैं। सुने 20 दिन के लिए विदेश गए, लेकिन कहाँ गए किसी को पता नहीं है। दूसरे आप कांग्रेस में देखिए, पंजाब में और हरियाणा में बवाल मचा हुआ है और अखिलेश अपना राग अलाप रहे हैं। इन विषयों पर तो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक ऐसा वीडियो आया है सर तेहरान से सामने, जिसके बारे में अगर हम चर्चा ना करें तो मजा नहीं आएगा। पहले ये वीडियो देख लेते हैं सर, उसके बाद। जी हाँ, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरह का ये जज्बाती लम्हा था। देखो मैंने कैसे जो पूरा जो ईरानी राष्ट्रवाद है उसकी एक झलक, एक देश जो इतनी बड़ी जंग से उबर रहा है, उस देश के लोगों की तस्वीर यहाँ मैंने देखी और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को यहाँ संभाल पाना। सर ये क्या नौटंकी कर रही हैं अरफा खानम? अब वहां जाकर कौन सा प्रोपेगेंडा चला रही हैं? ईरान का राष्ट्रवाद तो इनको दिखता है, अपने देश के राष्ट्रवादियों को तो कोसती रहती। ये जब तेहरान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के उतरी थी तो वहां उतरते ही इन्होंने चहकते हुए एक वीडियो जारी किया था। उसमें ये जीन्स में थी, टॉप में थी और एक स्कार्फ टाइप इन्होंने गले में डाला हुआ था और पूरी तरह ग्लैमरस रूप था इनका। तब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इनको नसीहत दी थी कि आप तेहरान में हैं, ईरान की राजधानी में हैं, बुर्का ओढ़ लीजिए, ये सब पहनावा चलेगा नहीं। और आप देखिए अब ये एक भीड़ के बीच में है। सर खमेनी के अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हीं में से एक कार्यक्रम है ये। हाँ, और बहुत सारी बुर्का नशीन हैं वहाँ, उन्हीं के साथ ये भी खड़ी हुई हैं और काले कपड़ों में ही वहाँ सब लोग हैं। इन्होंने भी काले वस्त्र धारण कर रखे हैं। वो इन्होंने क्या अपना चोला बदला है वो तो खैर चलिए ठीक है, गमी का माहौल है तो शायद इनको सद्बुद्धि आ गई या इनकी मजबूरी भी होगी कि वहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ये जा ही नहीं सकती थी। लेकिन जो बात आपने पकड़ी है, ये राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं कि ईरान का जो राष्ट्रवाद है ये देखते ही बनता है और वो जंग से उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं इनके ज्ञान पर तो ज़्यादा नहीं आऊँगा क्योंकि जंग से अभी उबरा नहीं है। अभी ये भी अपने आस पड़ोसी देशों पर बम बरसा रहे हैं और अमेरिका ने कल रात ही ईरान के करीब 90 ठिकानों पर बमबारी फिर से की है। तो जंग तो अभी चल रही है और ईरान भी कोई बाज नहीं आ रहा है। IRGC ने वहाँ से गुजरने वाले कई शिप्स के ऊपर गोलीबारी की है, कम से कम 3 शिप्स के ऊपर उन्होंने गोलीबारी की है, जिस पर ट्रंप का बयान भी आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि इनको फोकस करना चाहिए था खमेनी की अंत्येष्टि के प्रोग्राम्स पर ये अभी भी गोले बरसा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ वहाँ चल रहा है ये डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आरफा खानम शेरवानी को हम आंसू बहाते हुए देख रहे हैं। कह रही हैं कि बोला नहीं जा रहा है, गला भरा हुआ है और टप टप आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये खुद को पत्रकार बताती हैं अंजू जी। एक पत्रकार तो तटस्थ होना चाहिए, संयत होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। ये जो भावनाएं उनकी उमड़ घुमड़ हो रही हैं और ये सबके सामने उजागर हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन्हीं का चहेता मरहूम हो गया है, यानी इंतकाल हो गया है उसका, और ये अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रही हैं। वो आंसू बन करके बाहर आ रहे हैं, इनका गला रुंध रहा है।
तो इनके हीरो अगर ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। फिर यहाँ ये जो यहाँ के राष्ट्रवादियों को, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, यहाँ आरएसएस को, बजरंग दल से लेकर के तमाम संगठनों को कोसती ही रहती हैं, इसके अलावा इनका कोई और काम ही नहीं है। और जिस तरह के जिहादियों के साथ ये खड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो आप बस सहज अंदाजा लगाइए कि किस एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। सर, इनका एजेंडा महबूबा मुफ्ती से अलग तो है नहीं, ये भी बड़ी रुआंसी हुई चली जा रही है। मुझे तो लग रहा है क्या पता वापस आए या ना आए, क्या पता वहीं रह जाए। और महबूबा मुफ्ती को भी मैंने खमेनी की जो अंतिम संस्कार की बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं उसमें रोते हुए देखा है। सर, ये वही जमात है ना जो पैसे, गहने, बर्तन, भांडे इकट्ठा करके वहां ईरान भेजने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो जाए सर, क्या कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ मीर घाटी में हुआ, उस पर तो कभी नहीं रोई ये महबूबा मुफ्ती, लेकिन वहां जाकर बड़े आंसू बहा रही थी वो भी इसी की तरह। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो यहां से इन लोगों का करीब 1000 करोड़ इकट्ठा करके ईरान की मदद के लिए भेजने का प्लान था। 1000 करोड़ गरीब लड़कियों की, चलो अपने ही मजहब के लड़के लड़कियों की जो गरीब हैं उनकी एजुकेशन का काम कर लो, उनकी हेल्थ की चिंता कर लो, उनकी शादी ब्याह की चिंता कर लो। लेकिन जो मैंने कहा ना कि मानसिकता जो है वो जिहाद की है, और ये नया खलीफा पैदा हो रहा है अब। ईरान पहले सऊदी अरब हुआ करता था जहां से इनको इमदाद मिलती थी, हर तरह की मदद मिलती थी। यूएई अपना चोला बदल चुका है, वो दोनों ही देश अब अमेरिका की गोद में बैठे हैं एक तरीके से। तो इनको एक नए खलीफा की, नए उस्ताद की, जो आतंकवाद को शह देता हो, वित्त पोषित करता हो, ऐसे नए उस्ताद की, नए देश की तलाश थी। वो ईरान के रूप में इन लोगों को अब मिल रहा है। और इजराइल के बारे में तो इन्होंने खुद भी कह रखा है कि उसका नामो निशान मिटाने के लिए ही हम यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं और परमाणु बम बनाएंगे। तो ये कैसे देश के साथ और कैसे इरादों वाले देश के साथ खड़े हैं और आंसू बहा रहे हैं, ये जरा जानने और समझने की जरूरत है। सर, इनका प्रोपेगेंडा तो हमेशा भारत के खिलाफ ही रहता है। और आप सोचिए किस किस तरह का जहर ये मोहतरमा भी उगलती रहती हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर पर एक्स पर। देखिए एक और जख्म, मुझे तो लग रहा है कि तेहरान जाकर तो इनको बहुत बड़ा जख्म मिल गया होगा। अब तो इनको पूरी की पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, कितने सारे जख्म वहां पर मिले। वहां पर तो बिना सिर ढके, बिना काले कपड़े पहनकर जा नहीं पाई ना, तो वहां पर कितनी स्वतंत्रता है इसका अंदाजा इनको लग गया होगा। ये लोग जो बुरके की वकालत करते और खुद कभी नहीं पहनते सर, वहां जाकर तो आटे दाल का भाव पता चल गया होगा। तो यहाँ बैठ के उनके गुणगान गाने से अच्छा वहीं जाकर बस जाइए। लेकिन वहां तो इनके जज्बात देखिए ना किस हद तक उनसे मेल खाते हैं। तो आपकी सलाह बिल्कुल दुरुस्त है, इनको वहीं बसना चाहिए और ऐसे जिहादी मानसिकता के सब लोगों को वहीं बसना चाहिए। सर, भारत के लिए तो यही लोग बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हम बोल नहीं सकते, यहाँ तो मुसलमान डरा हुआ रहता है, कब क्या हो जाए। तो फिर जहां डर नहीं है वहीं रहना बेहतर है ना सर सबके लिए। और ये वो लोग हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चाओं में आकर के पैनलिस्ट बन करके कोसते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। और ये फिर भी कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं और भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा था कि केवल महबूबा मुफ्ती नहीं या आरफा खानम शेरवानी नहीं, वो याद है आपको जो पार्लियामेंट गई थी थैला लटका करके फिलिस्तीन का, तो वो परिवार भी कोई कम थोड़ा है, बस वो रोता हुआ नहीं दिखता। बाकी वश चले उनका भी तो वो भी दहाड़े मार करके रोते हुए दिखाई दें, और वो भी तेहरान में दिखाई देते काले कपड़े पहन करके। यहाँ संसद में तो प्रदर्शन कर ही चुके हैं ये लोग,
कांग्रेस के लोग कई बार काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या उस जनता के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं जो उनको चुनती नहीं और बार बार मोदी को चुन लेती है या भारतीय जनता पार्टी को चुन लेती है, लेकिन विरोध तो वो करते हैं। जनता के खिलाफ कर नहीं सकते, जनता के खिलाफ घोषित नहीं कर सकते कि हम जनता से नाराज हैं, हम जनता को बदल देना चाहते हैं, और ये ऑप्शन उनके पास है भी नहीं। वरना वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, खाड़ी के देशों से, मुस्लिम कंट्रीज से यहाँ सारी पॉपुलेशन ले आते और यहाँ की जो उनको वोट ना देने वाली बहुसंख्यक आबादी है उसको उठा करके अरब सागर में फेंक देते। सर, आपने कहा कि वो लोग जो फिलिस्तीन का थैला पहन के वायनाड की सांसद गई थी, उनकी मम्मी जी को भी बड़ा दर्द होता है। सर, वो तो चिट्ठियां लिखती हैं, आर्टिकल लिखती हैं, लेकिन कभी हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में उस पर कोई चिट्ठी नहीं लिखती। लेकिन हाँ, उनको दर्द होता है फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, इजराइल के बच्चों के लिए दर्द नहीं होता है। और दूसरी तरफ सर, आपने कहा कि काले कपड़े पहनकर अगर उनका वश चलता तो चले जाते। क्या पता सर, 20 दिन से आपके 20 दिन के लिए विदेश गए हुए आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोई अता पता नहीं किस देश गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी बैठक कर रहे हैं, क्या पता काले कपड़े वालों के बीच में कहीं वो भी हो। अब तक तो मुंडी दिखाई दे जाती, कैमरे जो है वो तो किसी ना किसी देश के, किसी ना किसी मीडिया हाउस के अब तक पकड़ ही लेते। बहरहाल, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की ही बात कर रही हैं तो वो तो हर अहम सत्र से पहले गायब होते हैं। पता नहीं कहीं से ट्यूशन लेने जाते हैं, कोई टूल किट लेकर के आते हैं और उसके बाद फिर उस पर काम शुरू करते हैं। हर संसद सत्र को उनको डिस्ट्रॉय करना ही होता है। एक फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर हर संसद सत्र से पहले इंडी अलायंस को पुनर्जीवित करते हैं, सब दलों के नेताओं को सहमत कर लेते हैं कि साहब ये मुद्दे हैं, इन पर हंगामा करना है, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है, पार्लियामेंट के बाहर भी तमाशा करना है, प्ले कार्ड, पोस्टर और तमाम दूसरे चीज़ों को लेकर के, और पार्लियामेंट के भीतर भी अपने पूरे भाषण दे देने हैं और फिर लास्ट में 5-7 मिनट में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल देना है कि चेयर जो है वो आपको रोके कि आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते, इस तरह के तथ्य यहाँ नहीं रख सकते। उसके बाद पूरी दुनिया में जाकर के शोर मचाना है कि पार्लियामेंट में तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, और फिर दुनिया भर में जाकर के बदनाम करते हैं अपनी ही संसद को, अपने स्पीकर को और सरकार को कि हमें तो पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, कहीं ना कहीं से टूल किट लेने के लिए ही गए हैं वो, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस आईटी सेल कितनी शातिर तरीके से उनके पुराने वीडियो अपलोड कर रहा है। ये नहीं बता पा रहा है कोई भी आधिकारिक तौर पर कि राहुल गांधी कहाँ हैं, लेकिन पुराने वीडियो, कोई जयपुर का वीडियो था जहां वो कहीं कुछ मैकेनिक से मिल रहे हैं, और कल भी एक वीडियो डाला गया कि बैठक हो रही है कांग्रेस की। सर, बैठकें कर किसके साथ रहे हैं? इसमें पंजाब कांग्रेस का हाल देख लीजिए, पूरी कलह पड़ी हुई है वहां पर, किस तरह से चन्नी आंखें दिखा रहे हैं हाईकमान को, और हरियाणा में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर राहुल गांधी सर दिल्ली में, तो मिल क्यों नहीं लेते इनसे? प्रगट सिंह दिल्ली आए थे ना मिलने के लिए चन्नी की तरफ से, लेकिन ये जो कांग्रेस आला कमान है तो मिला ही नहीं। तो राहुल, अगर कांग्रेस ये प्रिटेंड कर रही है कि दिल्ली में है, तो मिल क्यों नहीं रहे इनसे? देखिए, राहुल गांधी इस तरह के झगड़ों में ना पहले कभी पड़े, ना झगड़ों को सुलझाने में कभी उनकी पहले दिलचस्पी दिखाई दी। अंजू जी, अब याद करो ना कि उस समय नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में किस तरह की कलह हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चलता करने के लिए भाई बहन नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमोट करके लाए थे पंजाब में, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना करके सुनील जाखड़ को हटा करके। अब पॉलिटिक्स देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर की, किस किस तरह की बातें की जाती है, किस तरह से लामबंदी की जाती है, किस तरह पार्टी का, संगठन का भट्टा बैठाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में गुटबाजी क्रिएट करके। इतना लीजेंड आदमी कैप्टन अमरिंदर सिंह, छोड़ दीजिए कि वो किस वंश से आते हैं, कौन से महाराजा के सुपुत्र या पौत्र हैं,
उनकी अपनी सर्विसेज देश के लिए, उनका अपना एक स्थान, उनका एक अपना सम्मान जट सिक्कों में, उसकी भी परवाह नहीं की गई। और नतीजा क्या हुआ? चन्नी को लाए, चन्नी को दलित कह करके लाए, लेकिन क्या वो वाकई दलित हैं? वो तो क्रिश्चियन है, उन्होंने तो धर्मांतरण कर लिया था और क्रिश्चियन है, इसीलिए शायद 10 जनपद की पहली पसंद भी बन गए पंजाब के लिए। तो हुआ क्या? नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस कहां रसातल में पहुंच गई जब चुनाव परिणाम आए। तो अगर आपकी दिलचस्पी ना संगठन में है, ना चुनाव की तैयारियों में है, ना चुनाव से संबंधित जो संकल्प पत्र तैयार किए जाते हैं, जो बैठ करके कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं उनके लिए फीडबैक लेना होता है, और स्टेट में एक ही जैसे मुद्दे नहीं होते हैं। मान लिया पंजाब में मालवा है या दोआबा है या दूसरे इलाके हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं अलग हो सकती हैं और होती हैं। तो उनको बैठ करके कैसे रणनीति बनाई जाए? क्या इस पर कभी गंभीर मंथन होता है? या राहुल गांधी को चिंता होती हो या मल्लिकार्जुन खड़गे को होती हो? देखा नहीं कभी ऐसा। या पंजाब के प्रभारी ही कोई बहुत गंभीर मंथन कर रहे हों? अब ये देखिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव में टाइम कितना बचा है। आप जिनको अपना विरोधी मानते हैं या जिनको आप कोसते रहते हैं, वो किसी राज्य की जब चुनाव आते हैं तो किस तरह की तैयारी करते हैं। अभी बंगाल में देखिए ना कि ममता बनर्जी को कैसे निपटाया है, और केवल 3 चुनाव में सारा अंतर करके रख दिया। पहले 3 विधायक थे, फिर 77 हुए और अब सीधे 208 सीटें। और जिस कांग्रेस की पिछले से पिछले सदन में 44 सीटें थी, वो पिछले सदन में घट करके 0। जिस वामपंथियों की 22 सीटें थी वो 0। और इस बार भी वामपंथी और कांग्रेस कहां है बंगाल में? ऑलमोस्ट खत्म। एक दौर में मतलब 89 तक तो वहां पर इन्हीं की सरकार थी ना। एनडी तिवारी लास्ट मुख्यमंत्री थे 89 तक। तो जहां आपको इतना प्रचंड बहुमत मिलता रहा हो, 352 सीटें तक मिली हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, वहां अगर आपका वोट परसेंटेज 2.5% पर आ जाए और सीटें घट करके 2 रह जाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? और आप तफरी कर रहे हैं विदेशों की यात्राओं में, तो आपको पार्टी की तो चिंता ही नहीं है। कोई झगड़ता हो झगड़े, सिर फोड़ता हो एक दूसरे के तो फोड़े, आपको इस सब की चिंता ही नहीं करनी है। तो कई बार लगता है कि जैसे 24 अकबर रोड तो अब अधिकृत इनका कांग्रेस मुख्यालय नहीं है, कोटला रोड पर है, तो ये उस इंदिरा भवन में क्या ताला लगाने का इंतजार कर रहे हैं कि ताला लगे और फिर ये अपना आराम से जो भी इनकी संपत्तियां हैं देश भर में कांग्रेस पार्टी की, वो बेचें और अपना छूम अंतर हो जाए, क्योंकि विदेशों में ज्यादा मन लगता है इनका। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं क्या रणनीति के तहत राहुल गांधी लगे हुए हैं या पूरा का पूरा परिवार लगा है। लेकिन सर, जैसे आपने बंगाल की बात की, वहां पर ममता बनर्जी को क्या हो गया सर? अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ पर थप्पड़ दे रही हैं। क्या उनका जो पार्टी का आधिकारिक बैंक अकाउंट था वो फ्रीज हो गया, उसकी भड़ास है? या उनकी पार्टी के राज्यसभा के 3 सांसदों ने पहले इस्तीफा दिया तृणमूल कांग्रेस से, सांसदी भी छोड़ी, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब वो उम्मीदवार भी बन गए बीजेपी के, उनकी जीत भी तय हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो ममता बनर्जी को परेशान कर रही हैं। ऋतुव्रत बनर्जी का बीबीसी को एक इंटरव्यू आया है, वो देखिएगा। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, और यही समस्या तो राहुल गांधी के 10 जनपद परिवार के साथ है। ये आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, स्वीकार ही नहीं कर पाए कि अब इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको पता है जब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो इंदिरा गांधी ने क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था कि अब हमारे घर के नौकर भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी इनके नाम ही पट्टा है इस देश का, ये ऐसा मानते हैं। ममता बनर्जी अगर कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रही हैं तो इससे 2-3 चीजें
साबित होती हैं। एक, उनकी निगाह में पार्टी वर्कर की कोई अहमियत नहीं है, अपने वफादारों की कोई अहमियत नहीं है। इस संकट के समय भी जो जम करके उनके साथ खड़ा हुआ है, अगर उसके मुंह पर आप थप्पड़ मार रही हैं, जबकि सब आपको छोड़ करके भाग रहे हैं और कोई डेडिकेटेड कार्यकर्ता आपके संकट के समय भी आपके साथ खड़ा है, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार रही हैं, इससे आपके चरित्र का पता लगता है, इससे आपके एरोगेंस का पता लगता है कि आप कितनी एरोगेंस हैं, कितनी घमंडी हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आप नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। दूसरी बात यह है कि इनका गुस्सा जो 7वें आसमान पर इस समय दिखाई दे रहा है, जो हताशा और कुंठा दिखाई दे रही है, इसकी तो बड़ी स्वाभाविक वजह है अंजू जी। उनकी मन स्थिति आप समझने की कोशिश करो। 15 साल से जो पश्चिम बंगाल के सत्ता के शिखर पर बैठी थी, जिनके एक इशारे पर या गर्दन टेढ़ी करने पर अच्छों का पेट भी ढीला हो जाता था, आज वो किस कंडीशन में पहुंच गई हैं। देखिए, कुर्सी गई, मुख्यमंत्री पद गया, पार्टी जाने की हालत में है, किसी भी समय सिंबल भी छिन जाएगा। इनका 80 में से 64 एमएलए टूट गए, 28 में से 20 एमपी टूट गए, इनके खाते फ्रीज हो गए, अकाउंट फ्रीज हो गए। तो ऐसी हालत में आदमी की मनोदशा क्या होती है, जो इस समय ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है। ऊपर से इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इनके भतीजे के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, एसआईटी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, कई संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं। जो इनका वोट बैंक हुआ करता था, उस पर बुलडोजर चल रहे हैं रोजाना। ये असहाय हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आपा तो खोएंगी ही। लेकिन सर, जो राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, जिन 3 ने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के कैंडिडेट बन गए, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वो भी तब जब बंगाल में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने साफ कहा था कि तृणमूल कांग्रेस से किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं दी जाएगी, किसी को शामिल नहीं किया जाएगा, कम से कम अगले 6 महीने तक या 3 महीने तक। तो ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सर, अब सीधे बीजेपी में, लोकसभा के 20 सांसद तो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन ये तो सीधे बीजेपी में आ गए ना सर। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टेक्निकली क्या किया है बीजेपी ने, मैं कहूंगा कि एक समझदारी का काम किया है। बदनामी उसमें ज्यादा होती कि इनके एमएलए टूट करके आ रहे थे तो उनको आप बीजेपी में ले लेते, नहीं लिए उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया। बल्कि वही काम कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में किया था, अजित पवार ने वहां किया था, वही अब ऋतव्रत बनर्जी यहां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही असली टीएमसी हैं। चुनाव आयोग पहुंच गए हैं, वहां उन्होंने दावा कर दिया है कि चुनाव चिन्ह हमारा है, पार्टी हमारी है, जो खाता है, कोष है, उस पर हमारा हक है। ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी उसमें से एक दमड़ी ना निकाल लें। तो वो फ्रीज करवा दिए गए, ईडी ने आकर के फ्रीज कर दिया उनको। अब कुछ हो नहीं सकता है जब तक के कोर्ट से फैसला ना आ जाए। ये जो 3 मेंबर आए थे, ये इस्तीफा दे करके आए थे। इन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी थी, यानी इस्तीफा दे दिया था। और अब टेक्निकली उन सीटों पर उनकी तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कराया जाएगा। अब तक वो टीएमसी के सदस्य थे, क्योंकि टीएमसी के एमएलए ने चुन करके उनको राज्यसभा भेजा था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल है, वो उनको चुन करके भेजेंगे। यानी जो 3 सीटें राज्यसभा की टीएमसी की थी, वो अब 3 अधिकृत तौर पर और पाक साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी की होंगी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन करके इनको भेजेंगे। इसलिए मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। अगर ये 3 अलग गुट बना करके रहते या भारतीय जनता पार्टी में आकर के शामिल होते,
तब वो गलत था सीधे तौर पर। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो अब नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आज उनका तीनों का सूची में नाम आ गया है। हालांकि एक और वहां के बहुत जाने माने फिल्म कलाकार का नाम भी आ रहा था कि शायद उनको इनमें से किसी के स्थान पर राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह उनके यहाँ गए भी थे मुख्यमंत्री को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन तीनों को ही राज्यसभा में वापस भेजा जा रहा है। देखिए, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। अभी उनके कई और राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी प्रेरित कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर आपको ममता बनर्जी का साथ छोड़ना है, अगर बीजेपी में आना है, तो रास्ता ये है, पहले आप राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम आपको लेंगे। और फाइनली मैं एक बात बताता हूं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की कुल रणनीति है 2/3 बहुमत हासिल करने की। इसलिए आम आदमी पार्टी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उन्होंने शामिल किए हैं। अब ये 3 टीएमसी से आ गए हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के अपने होंगे। वो भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं क्योंकि उनको राज्यसभा के सभापति ने परमिशन दे दी है और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये तैयारी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की फिर से री इंट्रोड्यूस करने की, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल वापस लाने की। वो इस सत्र में आएगा या शीतकालीन सत्र में आएगा या बजट सत्र में आएगा, बस टाइम की बात है। और सर, ऐसे में जब ये दोबारा चुनकर आएंगे और विधायक ही इनको वोट करेंगे, तो ऐसे में तो जो 80 में से 64 ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ऋतव्रत के साथ आ गए, उनमें से भी बहुत सारी जगहों पर क्रॉस वोटिंग होगी। ये देखने वाली बात है कि पर्दे के पीछे से क्या अंडर स्टैंडिंग होती है, वो किसको वोट करते हैं नहीं करते हैं, या क्रॉस वोट करते हैं, या कोई एक तीसरा कैंडिडेट वो भी अपना लेकर के आते हैं। मुझे लगता है कि नहीं लेकर के आएंगे, तीनों यही निर्विरोध जीत जाएंगे। या वोटिंग की भी कोई अगर नौबत आई तो किसी एक सीट के लिए वोटिंग होगी, 2 तो ऐसे ही चुन लिए जाएंगे। सर, ममता बनर्जी का तो फिर हाल बहुत खराब हो गया है। वो तो राजनीति में कभी भी दोबारा से सिर नहीं उठा पाएंगी। उनकी तो राजनीति पूरी तरह से तहस नहस हो गई है बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद। यह ममता बनर्जी को स्पष्ट दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उनका विधायक दल टूट चुका है। अब उनकी पार्टी उनके हाथ से जाने वाली है, उनका सिंबल छिनने वाला है। अगर उनमें मादा है, उनका भतीजा भी वैसे जेल जाने वाला है किसी भी समय, अगर उनमें मादा है जो अपने आप को स्ट्रीट फाइटर बताती हैं, तो बनाए नई पार्टी, ले नया चुनाव चिन्ह, फंड रेस करें नए सिरे से। अब तो सिंबल भी जाएगा, पार्टी भी जाएगी, विधायक भी गए, सांसद भी गए, पदाधिकारी भी जाएंगे, और जो फंड है बैंकों में खाते हैं वो भी अब उसको जाएगा जिसकी ये पार्टी को सिंबल और पार्टी मिलेगी, ये उनको जाएगा। ये ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। सर, ममता बनर्जी जो है वो जिस तरह का अभी भी घमंड दिखा रही हैं, तो सच बात है कि उन्होंने अभी तक हार को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए उनकी दुर्गति होना तय है। सर, अब तो ये भी खुलेगा ना कि पार्टी का फंड था, उस फंड से उन्होंने एक एविएशन कंपनी जैसी बना रखी थी जिसके जहाज वो खुद इस्तेमाल करते थे और पार्टी फंड से उनका पैसा दिया जाता था। अब तो ये पुल पट्टी भी खुलेगी, ये घोटाला भी ममता के गले की फांस बनेगा। और अभी एक दिन पहले आप देखिए कैसे एक बच्ची थी जिसके साथ बहुत दरिंदगी हुई। सर, उस मुद्दे पर तो ममता बड़ी कूद कूद के कैंडल लाइट मार्च निकाल रही थी, लेकिन आरजीकर अस्पताल में क्या हुआ था, वहां पर ममता किस तरह की बयान देती थी, और बाकी बच्चियों के साथ जब उनके राज में इस तरह के अत्याचार होते थे, दरिंदगी, तो कहती थी किसी का लव अफेयर है, किसी का ये है, तब तो ममता को कहीं सुध नहीं होती थी। अब कितनी ज्यादा एक्टिव हो रही थी वो 2 दिन पहले। हरी मोमबत्ती लेकर के मैदान में उतरी थी वो, हरे रंग की। क्या मैसेज देना चाहती थी? और जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, दरिंदगी हुई है, जिसकी हत्या की गई,
उसके परिवार के लोग शुवेंदु सरकार के एक्शन से, उठाए गए कदमों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो आप राजनीति किस पर कर रही है? लाशों पर, केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए? बिल्कुल सर, ममता बनर्जी को अपनी राजनीति का, जिसे कहते हैं ना कि अंत नजर आ रहा है, इसलिए फड़फड़ा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुद्दा है सर, जिस पर मैं चलते चलते आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ में से कुछ लोगों को हटाया गया है और विपक्ष कह रहा है कि जरूर कोई बड़ी साजिश थी, चंदा दो धंधा लो, इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा विपक्ष खड़ा कर रहा है। उन तबादलों को या उनके निजी सचिव को हटाने के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ये सामान्य घटना नहीं है अंजू जी, ये असाधारण घटना है, असामान्य घटना है। इसको विशेष संदर्भों में ही लिया जाना चाहिए। न केवल उनके सेक्रेटरी को, उनके निजी सचिव को, उनके सहायक को, सबको हटाया गया है। 4 लोगों की एक साथ विदाई, जिनमें से एक को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। लंबी छुट्टी पर कार्मिक मंत्रालय से अटैच किया गया है, वहां भेजा गया है, लेकिन इस शर्त पर कि आप लंबे समय तक काम पर नहीं लौटेंगे। इसका मतलब मामला गंभीर है। वो क्या है, ये इसका खुलासा शायद कुछ समय बाद होगा। लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में उनके जो करीबी अफसर हैं, अगर उनकी विदाई होती है तो फिर सवाल उठने बड़े लाजमी हैं। पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित ये मामला है और भूपेंद्र यादव ने, आप देखिए कि झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश में और अभी पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के विश्वस्त हैं इस समय। तो उनका निजी स्टाफ अगर एकदम बदल दिया जाए, और ये कार्मिक डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए हैं और इसकी सीसी जो है वो पीएमओ को भी भेजी गई है, तो ये एक गंभीर मसला है। होगा इसका खुलासा, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, इंतजार तो अब हो सकता है कि जैसे रिशफल होने जा रहा है, बोला जा रहा है कि बदलाव होगा, कई मिनिस्टर नए बन सकते हैं, कईयों की छुट्टी हो सकती है, तो हो सकता है उसके आसपास इसका खुलासा हो कि क्या वजह रही होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक गंभीर मसला तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, लेकिन खुलासा होने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। सर, आपने समय निकाला, इन सभी विषयों पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।